अ वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद पे मैं आरपी मिश्रा गाइस आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आइए गाइस शुरुआत करते हैं, एक बार साउंड इत्यादि चेक कर लेते हैं दोस्तों। यस ठीक है, इट्स ओके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आज का। दोस्तों फिर से कुछ मजेदार क्वेश्चन, कुछ मेरी व्याख्या, जैसे जनरली हम इसके बेसिक बैलेंस बनाएंगे और शुरू करेंगे दोस्तों आज के इस धुआंधार सेशन को दोस्तों। तो गोइंग टू टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला, कद, हड्डियों का ढांचा, बाल, नाक और आंखों का रंग। मैंने पढ़ाया हुआ है दोस्तों इसको क्लासेज में, फिर देखेंगे। कद, हड्डियों का ढांचा, बाल, नाक और आंखों का रंग आदि शारीरिक विशेषताएं कैसी हैं दोस्तों? प्राथमिक विशेषताएं हैं, द्वितीयक विशेषताएं हैं, वंशानुगत विशेषताएं हैं या अवंशानुगत विशेषताएं हैं दोस्तों। आपको उत्तर बताना है। यस इसको आई ओके लेट्स गो। यस आई। कद, हड्डियों का ढांचा, बाल, नाक और आंखों का रंग आदि कैसी शारीरिक विशेषताएं हैं? प्राथमिक विशेषताएं, वंशानुगत विशेषताएं। देखिए गाइज कोई जरूरी नहीं है, ठीक गाइज, आपको हमेशा क्वेश्चन गाइज थोड़ा सा साइंस, मान लीजिए आपकी साइंस बहुत अच्छी नहीं है मेरी तरह, तो फिर यूज करिए अपनी कॉमन सेंस को। जस्ट यूज योर कॉमन सेंस एंड द कॉमन सेंस इज गाइज व्हाट? कॉमन सेंस क्या है दोस्तों? हम सभी ने पढ़ा है कि जो आंखों का रंग होता है बच्चे का, वह माता पिता से आता है दोस्तों। और माता पिता से आने का मतलब क्या है कि आंखों के रंग पर निश्चित ही है वंशानुक्रम का इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। वैसे हम जानते हैं कि लंबाई, चौड़ाई, इवन शरीर रचना इत्यादि पर वंशानुक्रम का गहरा प्रभाव पड़ता है। सो द राइट आंसर इज गाइज सी फॉर चेन्नई, वंशानुगत विशेषताएं हैं। सो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। मुझे यकीन है दोस्तों हम सब लोग इस बात से एग्री करते हैं, कोई भी दुविधा नहीं है, कोई भी आपत्ति नहीं दोस्तों। सो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, दूध के दांत गिरने एवं अस्थायी दांत आने की आयु होती है लगभग 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष और 10 वर्ष दोस्तों। आइए देखते हैं। यस इसको दोस्तों फैक्ट भी लेता हूं, कुछ साइंटिफिक फैक्ट है, मान लो पूछ लिया तो गाइज। हाँ तो ये सब प्रैक्टिस आपको बेस के रूप में दे रहा हूं, उसके बाद दोस्तों बहुत डीप चला जाऊंगा। पर अभी मैं चाहता हूं दोस्तों नॉर्मल चीजें, अभी हमारे पास डेट नहीं है, रिलैक्स होगी। जैसे दोस्तों डेट आ जाएगी तो फिर हम अपना लेवल हाई कर लेंगे। इसी हिसाब से मैं पढ़ाता रहा हूं कई सालों से। तो एक बार देखते हैं इसको। दूध के दांत गिरने एवं स्थायी दांत आने की आयु क्या होती है दोस्तों? मैंने हमेशा बोला था कि औसत का पहला वैल्यू, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, वैसे तो आप जानते हैं, आप में से काफी लोग जान गए होंगे दोस्तों। सही उत्तर क्या है? यस राइट गाइज, यस सही उम्र है दोस्तों की लगभग। देखिए गाइज आपको बता दूं, कभी भी एक रूल समझ लीजिए दोस्तों, एवरेज का पहला वैल्यू, ध्यान से देखिए दोस्तों, एवरेज का पहला वैल्यू, हाँ पहला डिजिट, हाँ पहला मान। हाँ कैसे समझाता हूं दोस्तों? जैसे बालक में दोस्तों दांत, दूध के दांत पहले जान ले, दूध के दांत आने की उम्र होती है 6 से 12 महीने। अब दोस्तों गेस करिए, आपको एक ट्रिक समझाता हूं, अब आज आप इसको समझ जाएंगे कहां सर हम समझ रहे हैं। मान लो दोस्तों ऑप्शन में 6 भी है और 12 भी है, तो आप कहोगे सर किसको टिक करें? दोस्तों आप 6 को टिक करेंगे, क्योंकि दोस्तों 6 से 12 महीने का मतलब है 6 से 12 महीने के बीच। पर अगर आपने 12 महीने टिक कर दिया और बच्चे को 8वें महीने में, 9वें महीने में दांत आ गए दोस्तों दूध के, तो आपका वैल्यू गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा औसत का पहला वैल्यू गाइज, तो आप लोग समझ गए हैं दोस्तों। इसलिए 6 महीने के आसपास बच्चे को दांत आने शुरू होते हैं दोस्तों। अगला एग्जैक्ट यही कहानी यहां भी है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि 6 से 10 वर्ष, कोई कोई किताब में 12 वर्ष लिखा होता है, तो मान लीजिए राउंड में 6 से 12 वर्ष के बीच दूध के दांत गिरने दोस्तों शुरू हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है पहले 2 दांत 6 वर्ष की उम्र में या 1 दांत गिर जाता है दोस्तों। सो द राइट आंसर इज गाइस बी फॉर बॉम्बे। एक बार यस करेंगे सारे लोग। हाँ सर हम आपकी बात समझ गए हैं। यस बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। गाइज ये प्रश्न मैंने इसी ट्रिक से लिया था और कोई वजह नहीं थी लेने की दोस्तों। जब ऐसे प्रश्नों का आप उत्तर, जैसे दोस्तों अब क्या है कि बच्चे का औसत भार क्या होता है दोस्तों, तो जो 350 ग्राम आपको दिखता है जन्म के समय दोस्तों, जो मस्तिष्क का औसत भार, जो बच्चे के मस्तिष्क का औसत भार होता है, यह औसत है दोस्तों, इसलिए आप इसको ले सकते हैं। जैसे वजन लगभग 3.5 kg औसत है, ये सर यहां हम औसत वैल्यू लेते हैं। सो द राइट आंसर इज गाइस 6। यस 6 बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। इसको आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अगला, वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन है दोस्तों? चलिए आपको थोड़ा सा मैं इसी बहाने हर एक सब्जेक्ट से दोस्तों कुछ न कुछ हम सीखते हैं। आइए
वंश परंपरा के जो दोस्तों गुण जाते हैं उनके वाहक कौन होते हैं? जीन्स, माताएं, रक्त कोशिका, राइबोसोम्स। दोस्तों आइए देखते हैं इसको। वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन होते हैं? मैंने दोस्तों ये भी आपको पढ़ाया है, जीन्स, माताएं, रक्त कोशिका, राइबोसोम्स। अगर आपने देखा होगा तो मैंने इसको पढ़ाया है गाइस। क्या हमें दोस्तों मतलब शुक्राणु और अंडाणु से हमारा कोई मतलब नहीं दोस्तों। मेन चीज क्या है कि इन दोनों के सहयोग में दोस्तों जो जाइगोट बनता है दोस्तों, जिसमें साइटोप्लाज्म और दोस्तों कोशिका द्रव्य इत्यादि होते हैं दोस्तों, तो इन्हें दोस्तों इनसे जुड़े हुए कुछ जीन्स होते हैं दोस्तों। हर एक में कुछ जीन्स पाए जाते हैं दोस्तों, पहनने वाली जीन्स नहीं दोस्तों, जेनेटिक कोड वाले जीन्स। दोस्तों जैसा आप जानते हैं लैमार्क ने, थोड़ा आप समझ लेंगे दोस्तों, लैमार्क ने अपने विकासवाद के दोस्तों, ये सब आते हैं यूपीटीटी में, जिराफ का अध्ययन किया दोस्तों। किसने? लैमार्क ने। हल्का देख लें, जिराफ का अध्ययन किया और द थियरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत दिया लैमार्क ने दोस्तों। उन्होंने जिराफ का अध्ययन करके कहा दोस्तों क्या कि जी हां बिल्कुल सही, माता पिता के गुण संतान तक जाते हैं, लेकिन सिर्फ वही गुण जाते हैं संतान तक जो माता पिता के जीन्स में या पितृकों में मौजूद होते हैं। अर्थात उन्होंने उनके सिद्धांत का नाम पड़ा क्या? पहली बार दोस्तों यह बात जिसने बताई वो लैमार्क थे, और सिद्धांत का नाम पड़ा अर्जित गुणों के वितरण का नियम दोस्तों। हाँ, अर्जित गुणों के वितरण का नियम। हाँ, द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्वायर्ड ट्रेट्स, मतलब कि जो वातावरण में अर्जित गुण है माता पिता के, उनमें से सिर्फ वही गुण ही संतान पे जा पाते हैं जो उसके जीन्स में मौजूद होते गाइज। तो आप जान ले दोस्तों गुणों के वाहक हमेशा कौन होते हैं? गुणों के वाहक दोस्तों जीन्स होते हैं। जो तीसरा का ये सही उत्तर है। आइए चौथा, पढ़ाया हुआ है दोस्तों इसलिए उम्मीद करता हूं कि सिर्फ सही उत्तर आएगा। यस, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भविष्य की आधारशिला रखता है। यह कथन किसका है दोस्तों? फ्रायड का, न्यूमैन का, एडलर का, स्ट्रैंग का। दोस्तों जीवन के प्रथम 2 वर्षों में दोस्तों बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शैशवावस्था से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप इसका सही उत्तर बताएंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा दोस्तों। आइए देखते हैं। यस, तो गाइज मैं चाहता हूं जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूपीटीटी या दोस्तों बात कर रहे हैं दोस्तों हम एमपी इत्यादि की, तो वी हैव टू मग अप सर्टेन डेफिनेशंस। हमें कुछ परिभाषाओं को दोस्तों रट्टा मारना पड़ेगा। एंड दोस्तों मैं आइए आपको एक बार थोड़ी परिभाषाएं बताता हूं दोस्तों। एडलर कहते हैं दोस्तों क्या? एडलर कहते हैं जन्म। दोस्तों शैशवावस्था की कुछ परिभाषाएं बता रहा हूं दोस्तों। एडलर साहब कहते हैं क्या कि जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि बालक का भावी जीवन में स्थान कहां है। दोस्तों फिर सुनेंगे, जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि बालक का भावी जीवन में स्थान कहां है। तो दोस्तों एक बात तो पक्का है कि एडलर की डेफिनेशन नहीं दोस्तों। सिमिलरली अब हम लेंगे फ्रायड की डेफिनेशन। किसकी? फ्रायड की। तो दोस्तों फ्रायड साहब ने क्या कहा है? बालक को जो कुछ भी बनना होता है जन्म के 4-5 वर्षों में बन जाता है। अर्थात दोस्तों यह फ्रायड की डेफिनेशन भी नहीं है। तो दोस्तों यह डेफिनेशन है स्ट्रैंग साहब की, और उन्हीं के नाम के आधार पर दोस्तों, उन्हीं के नाम के आधार पर दोस्तों शैशवावस्था को जीवन की आधारशिला, फाउंडेशन ऑफ लाइफ, दोस्तों जीवन की आधारशिला कहा गया है। एंड द राइट आंसर इज क्या? स्ट्रैंग। आइए आगे चलते हैं। इसको अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, किशोरों की शिक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। मैं चाहूंगा जरूर कि आप इसका उत्तर दें, और यह एक मैसेज भी है दोस्तों, हमारी सरकार को इस एरिया में कदम उठाने चाहिए। इसको तो दोस्तों किशोरों की शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? सदाचार की शिक्षा, यौन शिक्षा, नैतिक शिक्षा, आदर्श शिक्षा। दोस्तों आइए हो जाएगा इस तो गाइज आपको इस क्वेश्चन का उत्तर देते हुए बहुत अच्छा लगेगा मुझे। दोस्तों आज हमारे देश में सदाचार की शिक्षा दोस्तों तो कक्षा 1-2 से ही हमारे यहां दी जाती है। इसको किशोरावस्था में देने की जरूरत नहीं दोस्तों। हमारे देश में सदाचार की शिक्षा हमेशा से दी जाती है गाइज। तो इसके लिए हमको कोई अलग एज या किशोरावस्था तक जाने की जरूरत नहीं दोस्तों।
नैतिकता का उदय बाल्यावस्था से ही होना जाता है। किशोर में पूरी तरह से नैतिकता होती है, वह फॉलो करे ना फॉलो करे वो अलग बात है, पर नैतिक समझ होती है दोस्तों। वरना आप सोचिए, चाहे आप सिद्धांत ले लो किसका, हमारे पियाजे का, चाहे आप कोहलबर्ग का सिद्धांत ले लो, सब 11-12 वर्ष तक स्टॉप कर देते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है 12-13 वर्ष तक नैतिक समझ परिपक्व हो जाती है। अर्थात दोस्तों ये दोनों तो उत्तर हो नहीं सकते। आदर्श शिक्षा दोस्तों, किशोरावस्था में हमें किसी को अरस्तु नहीं बनाना है, दार्शनिक नहीं बनाना है, लंबी लंबी बातें फेंके करे कुछ भी ना, हमें आदर्श नहीं दोस्तों। इस समय दोस्तों जो देश में सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों, तमाम इस उम्र में बालक बालिकाएं शर्म के कारण, झिझक के कारण तमाम यौन रोगों के शिकार हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए किशोरावस्था में इतना इस देश में दोस्तों बहस चल रही है, यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन की दोस्तों बहुत जरूरत है। सो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। इसको अगले चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसकी कुल लंबाई का कितने प्रतिशत होती है दोस्तों? नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके कुल लंबाई का कितने प्रतिशत होती है दोस्तों? ये दोस्तों ये भी एक मजेदार प्रश्न है। नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके कुल लंबाई का दोस्तों कितना प्रतिशत होती है? तो दोस्तों फैक्ट है, ये फैक्ट क्वेश्चंस हैं। आई बड़ी तेजी से दोस्तों वजन बढ़ता है। सो मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा। पहले तो जान लें दोस्तों, ये लंबाई का अनुपात पूछा दोस्तों, तो ऐसा माना जाता है कि पूरे शरीर की जिसकी लंबाई होती है उतने का 1/4 केवल बालक का सिर लंबा होता है दोस्तों। अर्थात यह हो गया क्या, ए फॉर अमेरिका। लेकिन दोस्तों अगर वजन की बात करें तो बालक के पूरे शरीर का दोस्तों काफी वजन होता है दोस्तों सिर का। मतलब दोस्तों गर्भ के आसपास, मतलब गर्भ जिसे दोस्तों गर्भावस्था के आसपास यह दोस्तों 1/10 तक होता है, बाकी शरीर में सिर्फ 10%। पर दोस्तों जन्म के समय और जन्म के थोड़े ही दिनों बाद दोस्तों ये जो ब्रेन का वजन होता है, सिर का वजन होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है और 1/3 से 1/4 तक पहुंच जाता है। फिलहाल वही फिगर ए भी है। फिलहाल हमारा उत्तर दोस्तों क्या है, ए फॉर अमेरिका। आगे चलते हैं। बाल्यावस्था की विशेषता है दोस्तों, इनमें से बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? मानसिक विकास, सामाजिक विकास, कौतूहल का होना, उपरोक्त सभी गाइज हैं। इनमें से बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? मानसिक विकास, सामाजिक विकास, कौतूहल की प्रबलता, ये सभी। हमने दोस्तों इस पे काफी बार बात की है और मैं जानता हूं मेरे बच्चों आप मुझे हमेशा सही उत्तर देते रहे और इस बार भी आप मुझे सही उत्तर देंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, बाल्यावस्था में मानसिक विकास। दोस्तों मानसिक विकास जो तेज शैशवावस्था से ही चल रहा है, चलता रहता है दोस्तों, परिपक्वता को पास करने की कोशिश करता है बाल्यावस्था में। दोस्तों आप समझ गए हैं, अर्थात पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दोस्तों। सामाजिक विकास, मैंने दोस्तों आपको क्या बोला, हरलॉक ने कहा है दोस्तों कि नैतिक 2 चीजें जो बाल्यावस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है नैतिक समझ और सामाजिक विकास। दोस्तों चलिए मैं आपको हल्का सा समझाता हूं। दोस्तों याद करिए, नैतिक समझ के बारे में बता दीजिए दोस्तों। बचपन में कई बार दोस्तों एक चींटी जाती रहती थी, एक चींटा जाता रहता था दोस्तों, कोई कीड़ा रहता था, अगर कोई हमको दिखा दे दोस्तों, हम सीधा उसके ऊपर पैर ही थप्प से रख देते थे। हम उसके ऊपर पैर रख देते थे, हमको उसको मारने में बड़ा मजा आता था दोस्तों। पर जैसे ही 11-12 साल के होते थे और कोई पैर रखता, अरे इसको मत मारो, पाप होता है, पापा ने बताया है जीव को मारना पाप है दोस्तों। तो जो बाल्यावस्था में नैतिक समझ आती दोस्तों। दूसरी मित्रता, मैंने क्या बोला था कि शैशवावस्था तक हमारा सामाजिक विकास बहुत अस्थिर, बहुत अनसर्टेन होता है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया था कि शर्मा जी के बेटे से हमने दोस्ती की दोस्तों, शर्मा जी के बेटे से हमने दोस्ती की। अब मम्मी का शर्मा जी की बीबी से झगड़ा हो गया दोस्तों। अब मम्मी खबरदार उसके साथ मत खेलना, वो बहुत गंदा है, हमारी दोस्ती खत्म दोस्तों। पर दोस्तों हरलॉक ने कहा जब प्राथमिक विद्यालय की अवस्था है क्या, बाल्यावस्था, और जब बालक अपने दम पर दोस्तों स्कूल जाता है तो वहां दोस्तों क्या देखता है, खुद बगल वाले को पेंसिल दिया है और उसकी रबड़ लेकर पीट रहा है। कहने का दोस्तों खुद के दम पर देन लेन करता है। और उन्होंने कहा कि अपने पास वाले जस्ट पास वैसे स्टूडेंट से दोस्ती करता है, फिर नेटवर्क बढ़ता चला जाता है, अर्थात सामाजिक विकास। और दोस्तों मैंने आपको बोला था हर चीज को जान लेना चाहता है, ये क्या चल रहा है। शैशवावस्था में ज्यादा बोल नहीं पाए, इसलिए बाल्यावस्था में बकबक। नोट कौन बनाता है, आलू कैसे बनता है दोस्तों, मतलब कई बार तो पूछता है सर मम्मी आलू कैसे बनता है, तो दोस्तों जिज्ञासा की अवस्था। सो ऑल ऑफ दीज आर राइट, द राइट आंसर इज कैच।
डी फॉर डेनमार्क, एक बार लगा देते दोस्तों मिटा के। यस यस राइट, यस डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। बस गो आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। तो मैं चाहूंगा एक बार देखेंगे। यस, फिर से दोस्तों यहां आपको मैं 4-5 कोटेशन बताने वाला हूं। शैशवावस्था, देखिए आज का है दोस्तों सेशन पूरी तरह से रट्टा मारने पे है। शैशवावस्था में सीखने का, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? रूसो ने, वैलेंटाइन ने, स्ट्रैंग ने, वॉटसन ने दोस्तों। तो आइए दोस्तों मैं सारे कोटेशन एक बार फिर से आपको बताऊंगा। मेरा मोट्टो बस दोस्तों ये है कि आप इसे समझें और आप इसे रट्टा मार लें आराम से। देखिए दोस्तों, जिस दिन टारगेट हो आपका फैक्ट लेने का, जब आपका टारगेट हो मुझसे फैक्ट लेने का दोस्तों, तो उस दिन 5 क्वेश्चन भी चलेगा। अगर उस दिन मैं 2 क्वेश्चन पढ़ाऊं तो भी चले। तो आइए दोस्तों एक बार फिर से जानते हैं प्रमुख कोटेशंस क्या है दोस्तों। 2-3 ले चुका हूं दोस्तों। आइए दोस्तों, रूसो, ऐसा मेरा मानना है कि जब भी मारिया मोंटेसरी ने इंद्रिय आधारित विधि की प्रणाली का दोस्तों लोकार्पण किया या जब उसकी सराहना की, उसका समर्थन किया, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रूसो जरूर था दोस्तों। प्रकृतिवादी समर्थक रूसो, जिसने निषेधात्मक शिक्षा का जनक कहा जाता है दोस्तों, जिसे बालकेंद्रित शिक्षा का भी जनक कहा जाता है दोस्तों। और रूसो ने कहा कि बालक को टीचर की जरूरत नहीं है। शैशवावस्था में, सुनेंगे दोस्तों कोटेशन, शैशवावस्था में बालक के नेत्र, आंख, कान ही उसके शिक्षक हैं। इन्हीं के सहारे वो चिंतन करता है, सोचता है और काम करता है दोस्तों। यह कोटेशन किसने कहा है? रूसो ने, जो कि इससे मैच करता ही नहीं है, इसलिए दोस्तों रूसो आपका उत्तर नहीं है दोस्तों। अगला है स्ट्रैंग ने। अभी पीछे आपने क्या कहा? स्ट्रैंग ने कहा एक शैशवावस्था के शुरुआती 2 वर्ष भावी जीवन की आधारशिला होते हैं। फिलहाल ये भी आपको यहां नहीं दिख रहा है, अर्थात ये भी आपका उत्तर फिलहाल नहीं है दोस्तों। वॉटसन ने क्या कहा है दोस्तों? शैशवावस्था में, सुनेंगे, शैशवावस्था में सीखने की गति और सीखने की सीमा, आई मीन द स्पीड ऑफ लर्निंग एंड द लिमिट ऑफ लर्निंग। शैशवावस्था में सीखने की गति और सीखने की सीमा किसी भी अन्य अवस्था से ज्यादा होती है, अर्थात दोस्तों यह भी आपका उत्तर नहीं है। और दोस्तों अब एक ही आदमी बचता है, और यह गाइस क्या है? प्रोफेसर वैलेंटाइन, जिन्होंने क्या कहा है? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है दोस्तों। खूब त्रुटि प्रयास चलता है, पापा को खूब रिलाकर गलत क इधर गोचू मोचू करके तब जाके क लिखना शुरू करते दोस्तों। और यह बड़ा ही फेमस कथन है किसका? प्रोफेसर वैलेंटाइन का दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, शिशु के, दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, देखेंगे। शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया कब शुरू होती है दोस्तों? आइए, शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया कब शुरू होती है? 1 माह बाद, जन्म से 2 माह बाद, 3 माह बाद? आइए, शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया दोस्तों कब शुरू होती है? आइए देखते हैं। जन्म के 1 माह बाद, जन्म से 2 माह बाद, या दोस्तों 3 माह बाद? आइए एक बार देखते हैं। यस गाइज, आपको जैसा आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, कोई वेट थोड़ी करता है यार। गाइज देखिए, जब मैं जानते हैं दोस्तों, हमेशा आपको जब ये मैं बात चलती है समाजीकरण की, तो मैं सबसे सॉलिड उदाहरण मानता हूं किसका? हरलॉक का दोस्तों। हरलॉक ने दोस्तों सामाजिक विकास को तमाम भागों में बांटा है दोस्तों। कुछ मजेदार शब्द जो आप सुनना चाहेंगे, खिलौनों की उम्र। क्या? खिलौनों की उम्र दोस्तों हरलॉक का शब्द है। खेलों की उम्र भी मुख्यतः हरलॉक का शब्द है दोस्तों। वीर पूजा, चमचागिरी, मैंने आपको पढ़ाया है, जो पाया जाता है किसमें? किशोरावस्था में। यह वीर पूजा भी दोस्तों वास्तव में उन्हीं का शब्द है। किसका? हमारी हरलॉक जी का। और दोस्तों उन्होंने ही कहा दोस्तों, शैशवावस्था में जन्म के पहले सप्ताह से दिखाया दोस्तों। उन्होंने कहा बच्चा मतलब दोस्तों आसपास के वातावरण के प्रति रिस्पॉन्ड जरूर करता है दोस्तों। उन्होंने कहा जैसे जन्म के तुरंत बाद ही, जैसे वो लेटा है, तेज प्रकाश आया कमरे में या धड़ाम से आवाज हुई, तो अपनी पुतलियों को घुमाता है और धीरे धीरे दोस्तों अपनी मदर को पहचानने लगता है दोस्तों। जैसा कहा गया है कि जन्म के
समय बच्चा ना तो सामाजिक होता है ना तो असामाजिक, पर ज्यादा समय तक वह ऐसा नहीं रहता। अर्थात दोस्तों धीरे धीरे घर के सदस्यों के साथ मिक्स होना शुरू होता है। इसलिए दोस्तों समाजीकरण की प्रक्रिया 1 महीने 2 महीने बाद नहीं शुरू होती, बल्कि समाजीकरण की प्रक्रिया दोस्तों शुरू होती है जन्म से। क्या एग्री है सारे लोग? एक बार यस करें, हाथ से समझ गए हैं? यस, जन्म से शुरू होती है। यस, राइट, लेट्स गो। आइए सर करें क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10, अगला क्वेश्चन। यस, वंशानुक्रम दोस्तों एक जबरदस्त सीटीटी का क्वेश्चन है जो आ चुका है यूपीटीटी सीटीटी दोनों में। वंशानुक्रम को एक कैसी संरचना मानी जाएगी दोस्तों? वंशानुक्रम को एक कैसी सामाजिक संरचना मानी जाएगी दोस्तों? क्या प्राथमिक, द्वितीयक, सेकेंडरी दोस्तों? जैसे प्राइमरी, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, यस, ऐसे। गत्यात्मक जो दोस्तों चेंजेबल होती है, जो काइनेटिक टाइप की, काइनेटिक जो गतिशील हो, स्थिर, स्टैटिक। इंग्लिश लिख दी है, अगर आपको कोई दिक्कत हो इसलिए मैं दोस्तों इंग्लिश भी लिख दे रहा हूं। यस, आई। वंशानुक्रम को एक कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, गत्यात्मक, स्थिर। दोस्तों आप समझिएगा, फर्क नहीं पड़ता का आपका उत्तर क्या है? कई बार दोस्तों इसके उत्तर पे बड़ा बवाल हुआ है। फिलहाल बाद में अपने क्वेश्चन में उन्होंने भी क्लियर कर दिया था, पर दोस्तों मैं इसको आपको एक ट्रिक बताता हूं। दोस्तों फर्क नहीं पड़ता। देखिए गाइस, जब माता पिता से जाइगोट का निर्माण होता है दोस्तों, वंशानुक्रम की पहली अवस्था, जब माता से पिता से दोस्तों स्पर्म्स आते हैं, शुक्राणु, और माता से ओम आता है दोस्तों, अंडाणु। इनके संयोग के बाद से ही वंशानुक्रम फिक्स हो जाता है दोस्तों। अर्थात वंशानुक्रम तो फिक्स है, इस पे सामाजिक संरचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वंशानुक्रम को दोस्तों स्थिर माना जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए यह कैसी सामाजिक संरचना होगी दोस्तों? डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। यह स्थिर होगी गाइस, बिल्कुल यह स्थिर होगी। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। दोस्तों वंशानुक्रम को बदला नहीं जा सकता, वंशानुक्रम को कोई चाहकर भी बदल नहीं सकता गाइस। तो यह एक स्थिर सामाजिक संरचना है। आइए इसको 11वां, निम्न में से किस चिंतक को बाल केंद्रित, निम्न में से किस चिंतक ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया दोस्तों? B.F. स्किनर ने, जॉन डीवी ने, एरिक एरिक्सन ने, चार्ल्स डार्विन ने। दोस्तों आइए थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानेंगे। निम्न में से किस चिंतक ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया? B.F. स्किनर ने, जॉन डीवी ने मेरे बच्चों, एरिक एरिक्सन ने, या फिर चार्ल्स डार्विन ने। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इसको। आइए तो खुद बताएगा कौन सा सही उत्तर है। यस, यस, ओके। इसको सबके बारे में जानते हैं दोस्तों जी। दोस्तों हम सभी जानते हैं, B.F. स्किनर को दोस्तों बहुत पढ़ा चुका हूं। RS थ्योरी के जनक दोस्तों B.F. स्किनर के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे काम किए, तो वहां नहीं जाऊंगा दोस्तों। जॉन डीवी दोस्तों, जिन्हें प्रगतिशील शिक्षा, आइए देखिए दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा के लिए जाना जाता है, जो प्रगतिशील शिक्षा के दोस्तों क्या हैं? जनक हैं, तथा प्रयोजनवाद के भी जनक हैं दोस्तों। क्या प्रयोजनवाद के भी जनक हैं। और साथ ही दोस्तों उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम भला मैं कैसे छोड़ दूं, जिसका नाम है स्कूल एंड सोसाइटी। दोस्तों वैसे मैंने कई बार इसको पढ़ाया है। एरिक एरिक्सन को दोस्तों हम जानते हैं क्या? मनोसामाजिक दोस्तों, सोशियो दोस्तों, मनोसामाजिक। जैसे फ्रायड के शिष्य थे दोस्तों, जैसे फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था व्यक्तित्व का, वैसे ही व्यक्तित्व का मनोसामाजिक साइको सोशल थियरी दी है दोस्तों। किसने? हमारे द मैन कॉल्ड एरिक एरिक्सन ने, जिसमें मनोसामाजिक सिद्धांत किसका? विकास का या व्यक्तित्व का। और इसमें दोस्तों 8 चरण है, जो मैंने कई बार पढ़ाए भी हैं अपने प्रैक्टिस में। और दोस्तों चार्ल्स डार्विन, बात चलिए दोस्तों हल्का सा यूपीटीटी के हिसाब से लेंगे। चार्ल्स डार्विन को दोस्तों जिन्होंने दिया है सिद्धांत किसका? उत्तम जीविता का सिद्धांत। यस, क्या? उत्तम जीविता का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या कहते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपने सब बायोलॉजी में पढ़ा है दोस्तों, क्या कि वातावरण अपने अंदर उसी प्रजाति को जीवित रहने देगा जो प्रजाति खुद को वातावरण के अनुकूल ढाल लेगी। दोस्तों यह अनुकूलन का सर्वाइवल है। और दोस्तों यह उन्होंने अपनी पुस्तक, जो दोस्तों दोनों ही यूपीटीटी में दोस्तों ये दोनों आ चुका है, आप जाके देख सकते हैं। इसे दोस्तों कहा गया है, उनकी पुस्तक जो आपने पढ़ा होगा 10वीं में, जिसका नाम था
ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जो 1859 में आई दोस्तों। कब आई? यह पुस्तक पब्लिश हुई किसमें? 1859 में, और इसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। दोस्तों अब आप समझ गए हैं, एरिक एरिक्सन हमारा उत्तर नहीं है, स्किनर हमारा उत्तर नहीं है, चार्ल्स डार्विन नहीं है दोस्तों। प्रगतिशील शिक्षा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कई बार दोस्तों, सीटीटी के मैराथन क्लासेज में भी ली है। प्रगतिशील शिक्षा क्या कहती है कि बच्चे की जरूरत के अनुसार, बच्चे की रुचि के अनुसार, बच्चे की क्षमता के अनुसार उसे वह शिक्षा दी जाए जो जमाने की मांग के अनुसार हो और उसे बाद में रोजी रोटी कमाने में मदद करे। दोस्तों ऐसी शिक्षा के समर्थक थे कौन? हमारे जॉन डीबी। तो अब आप समझ ही गए दोस्तों कि प्रगतिशील शिक्षा वास्तव में बाल को, दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा के दोस्तों दो मंत्र हैं। क्या दोस्तों? ध्यान से देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा के दोस्तों दो प्रमुख स्तंभ है दोस्तों। क्या? रुचि एवं प्रयास। दोस्तों क्या उन्होंने कहा कि अगर दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा के दो तत्व माने गए हैं, रुचि और प्रयास। क्या? अगर बालक की रुचि के अनुसार शिक्षा मिलेगी तो खुद प्रयास करेगा, और जैसे ही आप बालक की रुचि पे फोकस करोगे शिक्षा तो बाल केंद्रित हो ही जाएगी। सो द राइट आंसर इज गाइस जॉन डीबी। दोस्तों सही उत्तर क्या है? इनमें से बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक कौन है? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक है दोस्तों महान जॉन डीबी। आइए आगे चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। कर्ट दोस्तों जबरदस्त सिद्धांत। आइए मैं एक बार दोस्तों फिर से आपको बताऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों। कर्ट लेविन के अनुसार, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गतिशीलता कहते हैं, परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, या संगति कहते हैं? दोस्तों मैं चाहूंगा आप गाइज बताएं। वैसे मैंने आपको धुआंधार इसके तीनों शब्द ही पढ़ाए हैं दोस्तों मैंने, हाँ तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे आप बताएंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा दोस्तों। आइए ओके, मैंने वैसे फिगर बना रहा हूं, शायद फिगर देख के आपको अंदाजा लग गया होगा मैं क्या बताने वाला हूं दोस्तों। ओके तो यह रहा दोस्तों कर्सर, जो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, और यह रहा दोस्तों क्या? यस गति। यस दोस्तों क्या बोलते हैं उसको? जो दिशा बताता है। यस अरे क्या बोलते हैं यार, वेक्टर्स। क्या बोलते हैं उसको? वेक्टर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? जो दिशा भी बताता है दोस्तों। क्या? ओके वेक्टर्स। ओके कर्सर इसमें। ओके राइट, मैं दोस्तों वेक्टर्स की हिंदी देखने जा रहा हूं, एक मिनट कोई लिख के बताएगा। यस यस सदिश, राइट गॉट। यस सदिश मुझे याद आ गया दोस्तों, सदिश। और दोस्तों यहां है बाधा और यहां है दोस्तों गतिशीलता। गतिशीलता पूरा कोटलेबिन का सिद्धांत दोस्तों इसी पे टिका हुआ है। कटलेबिन का सिद्धांत दोस्तों एक बार आप देखेंगे आपको बड़ा मजा आएगा दोस्तों। क्या उन्होंने कहा? कोई भी चुनौती जब हमारे आपके सामने आती है दोस्तों, तो या जैसे दोस्तों हमें कोई काम करना है तो आप दो ही काम करोगे, या तो आप उस काम को करोगे या नहीं करोगे। तो किसी समस्या के आने पर दोस्तों, किसी प्रॉब्लम के आने पर अगर आपका उत्तर है कि मुझे नहीं करना है, तो यह कर्सर निगेटिव होगा और यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी दोस्तों। अभी मैं उदाहरण समझाऊंगा। पर अगर आपका कर्सर पॉजिटिव है कि आपको काम को करना है, तो दोस्तों आप ही बताइए क्या कि आप अपनी ऊर्जा, भाई अगर आपको काम करना है तो आप उसी दिशा में तो जाओगे जहां लक्ष्य मिलेगा। दोस्तों सदिश का अर्थ क्या है कि अगर कर्सर पॉजिटिव है कि हाँ भाई मुझे काम करना है, तो आदमी अपने पसीने की मेहनत, अपना कठिन परिश्रम उसी दिशा में तो ले जाएगा जहां पे क्या मिलता है? लक्ष्य। सदिश का अर्थ है दोस्तों लक्ष्य की दिशा में प्रयास, लक्ष्य की दिशा में प्रयास। पर सिर्फ आप यूपीटीटी की तैयारी नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप सुपर टीटी की तैयारी नहीं कर रहे हो दोस्तों, बाकी लोग भी तो प्रेरणा से भरे हैं लबालब। वो आपके रास्ते की क्या है दोस्तों? मान लीजिए सीटेक है, फाइटर 100 है दोस्तों, वो आपके रास्ते की क्या होंगे? बाधा। उन्होंने कहा जब भी आप लक्ष्य की दिशा में निकलोगे, बाकी कॉम्पिटिटर आपके रास्ते की क्या होंगे? बाधा होंगे दोस्तों। और उन्होंने कहा आपको इस बाधा को दूर करके लक्ष्य की तरफ चलते रहता है कोई भी समूह। उन्होंने कहा स्थिरता मनुष्य का विनाश है, समायोजन करते हुए वातावरण के साथ मनुष्य को हमेशा गतिशील रहना है, चलते रहना है दोस्तों। तो कर्सर
सदिश, गतिशीलता, ये दोस्तों उनके सिद्धांत के 3 सबसे बड़े शब्द हैं। और मैंने आपको विदेशी माल और दोस्तों क्या बोलते हैं उसको, दैट्स कॉल्ड विदेशी माल, विदेशी तत्व, और मैंने आपको लाइफ स्पेस, जीवन क्षेत्र, ये सब दोस्तों मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। सो द राइट आंसर इज गाइस ए फॉर अमेरिका। एक बार यस करेंगे, समझ गए हैं? एक बार यस करेंगे दोस्तों, दोबारा भी समझाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट। सृजनात्मकता मुख्य रूप से दोस्तों कैसे चिंतन से जुड़ी है? अनुकरण। देखिए आइए देखते हैं दोस्तों, सृजनात्मकता निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? अनुकरण से, अपसारी चिंतन से, मॉडलिंग से, या अभिसारी चिंतन से? दोस्तों आइए उसको, आइए सृजनात्मकता मुख्यतः किससे जुड़ी है दोस्तों? बताना है आपको, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे जुड़ी है? दोस्तों आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्या देखिए, सृजनात्मकता का मतलब है दोस्तों परंपरा। मान लीजिए ये पूर्वजों की परंपरा है दोस्तों, पूर्वज हमारे बिंदु ए तक पहुंचे हैं, हम भी घूम घूम के बिंदु ए पर पहुंच रहे हैं, तो हमको लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये तो लकीर का फकीर है यार, कुछ नया नहीं बना पाया, वही पूर्वजों पर। दोस्तों अगर हम पूर्वजों के बाद से कुछ नई टेक्नोलॉजी पे, पॉइंट बी पे पहुंच जाएं, पॉइंट सी पे पहुंच जाएं, पॉइंट डी पे पहुंच जाएं दोस्तों, तो हम अपनी पुरानी परंपरा को तोड़कर आगे अलग अलग दिशाओं में बढ़ रहे हैं। दोस्तों जब आप रट्टा मारोगे, आप अनुकरण करोगे, आप नकल करोगे, तो काहे की सृजनात्मकता आएगी? यहां पे कोई सृजनात्मकता नहीं आएगी दोस्तों। मॉडलिंग, सेम अनुकरण, कि हम अमिताभ बच्चन को अपना मॉडल मानकर जिए जा रहे हैं। दोस्तों किसी को मॉडल मानने का अर्थ है पूरा हूबहू आप उसको थोड़ी कॉपी कर पाएंगे। या अमिताभ बच्चन तो एक एक्टर है, क्या आप एक्टर हो? नहीं हो। दोस्तों मॉडल का मतलब कुछ चीजें सीखना, तो अनुकरण करेंगे तो भी आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे। अभिसारी चिंतन दोस्तों, यह सृजनात्मकता का उल्टा है। घूम घूम कर, फिर से देखिए, यहां से इसका उल्टा, यहां से शुरू करना, ये देखिए, शुरू कहीं से करना पर पहुंचना हमेशा पॉइंट ए पर, तो कहीं से भी शुरू करके एक जगह पर पहुंचना है दोस्तों। एक दिशीय अभिसारी चिंतन होता है दोस्तों, पर हमको कई दिशा में जाना है। इसे देखिए दोस्तों, नाम से लिखा है बहुविधि, से इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों डाइवर्जेंट। मैं आपको लगातार पढ़ा रहा हूं, एक बिंदु से अनेक बिंदुओं पर पहुंचना दोस्तों, ऐसा चिंतन क्या कहलाता है? इसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन कहते हैं। द राइट आंसर इज जीएस बी फॉर बॉम्बे। और अगला चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। आइए, थॉर्नडाइक के अनुसार दोस्तों बुद्धि कितने प्रकार की होती है? थॉर्नडाइक के अनुसार दोस्तों बुद्धि के कितने प्रकार हैं दोस्तों? आइए इसको, मैं चाहूंगा दोस्तों, मैंने इसको पढ़ाया इसलिए मैं आपसे एकदम सही उत्तर की उम्मीद रखता हूं दोस्तों। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? आइए मैं आपको एक बार समझाऊंगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कई बार आता है दोस्तों, तो मैं चाहूंगा कि आप, आइए शुरू करते हैं इसको। आपके दोस्तों उत्तर बिल्कुल आ गए हैं, यस, हमेशा बिल्कुल दोस्तों। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा दोस्तों, हमने लिखा भी है इसे। और उन्होंने दोस्तों बुद्धि को क्या कहा है? मूर्त या यांत्रिक बुद्धि दोस्तों। इसे कहा गया है कॉन्क्रीट और मैकेनिकल इंटेलिजेंस। क्या दोस्तों? आप इसे कहोगे कॉन्क्रीट और मैकेनिकल इंटेलिजेंस, या दोस्तों उन्होंने इसे अमूर्त या इसे सूक्ष्म बुद्धि कहा है दोस्तों, सूक्ष्म बुद्धि, या इसे बोलेंगे दोस्तों क्या? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। और दोस्तों अगले को उन्होंने दोस्तों सामाजिक बुद्धि कहा है। क्या कहा है? सामाजिक बुद्धि दोस्तों। तो आइए मैं आपको हल्का हल्का उदाहरण दूं दोस्तों। क्या? जैसे गाइस गेस करिए। हाँ, अब आइए हल्का सा हम देखते हैं, तब हमको समझ में आएगा दोस्तों। क्या? 4 शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक दोस्तों मूर्त। अब देखिए गाइस, जब कहने का अर्थ क्या है कि अगर हमारा यह कैमरा, जैसे ये मेरा कैमरा जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब दोस्तों ये कैमरा अगर बदल जाए, खराब हो जाए, इसको प्रॉब्लम हो जाए, तो दोस्तों मैं मैकेनिक को फोन करूं, अरे भाई सुनो, फोन पे मेरा कैमरा ठीक कर दोगे क्या? तो दोस्तों कोई कैमरा फोन पे ठीक करता है क्या? इसके लिए दोस्तों यंत्र इत्यादि को ठीक करने के लिए यंत्र का सामने हो रहा जरूरी है। यह हमारी कौन सी बुद्धि है दोस्तों? मूर्त बुद्धि है दोस्तों। क्या? तमाम दोस्तों, जैसे कई चीजें, जैसे वैज्ञानिक नियम दोस्तों, जैसे त्रिभुज की संकल्पना, तो तमाम जो पाइथागोरस के प्रमेय इत्यादि है, दिखते थोड़ी है दोस्तों, ये सोच करके अमूर्त चिंतन द्वारा दिए गए हैं, वैज्ञानिक या गणितीय चिंतन। और दोस्तों रिश्ते नातों, लोगों से मैनेज करना, समाज में हर आदमी दोस्तों कोई आतताई आक्रमणकारी की तरह क्यों जिएगा? दैट इज कॉल्ड दोस्तों सामाजिक बुद्धि। द राइट आंसर इज टी फॉर डेनमार्क। आगे चलेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? हो जाए तो आप समझ गए हैं दोस्तों। बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया है? तमाम दोस्तों नाम कई बार कंफ्यूज करके पूछेगा, वो आपको बेवकूफ बनाएगा, पर दोस्तों आपको कभी बेवकूफ नहीं बनना है। कई बार दोस्तों सिर्फ नाम बदल देने से आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं और असली क्वेश्चन को पहचान नहीं पाते। आइए देखते हैं बुद्धि का बहुतत्व दोस्तों। चाहे आप इसको कुछ भी कहे दोस्तों, बुद्धि का बहुतत्व कहे, बहुत बार पढ़ा चुका हूं दोस्तों, अभी कल ही पढ़ाया था। बुद्धि का बहुकारक कहे, या दोस्तों इस तरह के नाम से अगर बुलाए तो जान लेना कोई और नहीं दोस्तों, यह बुद्धि का बहुकारक या मल्टी फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस है। और दोस्तों थर्स्टन, देखिएगा थर्स्टन से कई बार बच्चे थर्स्टन से समूह दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं। थर्स्टन ने दोस्तों समूह कारक सिद्धांत दिया है, या उसके सिद्धांत का एक और नाम है, इसे हम दोस्तों पीएमए कहते हैं। क्या? पीएमए, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। और मैंने इसको क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया गाइस। तो प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत अर्थात दोस्तों थर्स्टन आपका उत्तर नहीं है फिलहाल। रॉस ने दोस्तों कोई ऐसा सिद्धांत नहीं दिया है। वेस्लर ने बुद्धि का कोई सिद्धांत नहीं दिया दोस्तों। वेस्लर ने दुनिया का पहला वयस्क, आप जानते हैं दोस्तों वेस्लर के बारे में, दुनिया का पहला वयस्क बुद्धि परीक्षण दोस्तों किसने बनाया था? वेस्लर ने। और पहली बार बुद्धि परीक्षणों में बिंदु मापनी दोस्तों, बिंदु मापनी का अर्थ क्या है? पॉइंट स्केल, कि आप एक प्रश्न बताओ आपको 5 नंबर मिलेंगे, तो पहली बार बिंदु मापनी का इस्तेमाल भी वेस्लर ने किया था। पर दोस्तों हमारा उत्तर क्या है? डी। जब आप समझ गए होंगे प्रत्येक प्रश्न से आप कुछ सीख सकते हैं, हर प्रश्न आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा। क्या? जैसे दोस्तों अब इसी को देख लीजिए, जैसे डेविड वेस्लर साहब को ही ले लीजिए दोस्तों। देखिए वेस्लर साहब बेल्यूबे अमेरिका के वेल्यूबे हॉस्पिटल में दोस्तों मनोचिकित्सक थे। इसलिए जब वेस्लर के बुद्धिमापनी पहली बार आई दोस्तों, तो पहले इसका नाम, बाद में इसका नाम बदल के दोस्तों WAIS हो गया है दोस्तों। अब इसका नाम है WAIS-1, फिर IS-2, फिर IS-3 चल गया दोस्तों। क्या? पर दोस्तों पहले इसका नाम था वेस्लर वैल्यूब स्केल, वेस्लर वैल्यूबे मापनी दोस्तों, जहां पे वो मनोचिकित्सक थे। फिर बाद में इसे रिवाइज कर दिया गया और इसका नाम है दोस्तों वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, वेस्लर वयस्क बुद्धि मापनी गाइस, इस तरह से आता है। तो ये हो गया दोस्तों, द राइट आंसर इज गाइस थॉर्नडाइक। इस आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है गाइस? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए एरिक एरिक्सन ने, बी एफ स्किनर ने, जीन पियाजे ने, लेव सिमनोविच वाइगोस्की ने। गाइस आइए शुरू करते हैं उसको, आइए शुरू करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है? एरिक एरिक्सन ने, स्किनर ने, पियाजे ने, वाइगोस्की ने। और दोस्तों हम सभी जानते हैं सही उत्तर क्या है दोस्तों। ऑल ऑफ अस नो व्हाट इज द राइट आंसर। हर ऑप्शन दोस्तों, फिर से बताते हैं, हर ऑप्शन कुछ कहता है दोस्तों। आइए, मैंने हमेशा बोला दोस्तों पियाजे ने दिया है। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि पियाजे के सिद्धांत के ठीक खिलाफ आया था किसका सिद्धांत? हमारे वाइगोस्की का सिद्धांत। एरिक एरिक्सन दोस्तों फिर से बता रहे हैं, सब दोस्तों याद कर लीजिए, मनोसामाजिक दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे आपके दिमाग में फिर सुनिए अगर कोई दिक्कत हो। साइकोसोशल, क्या? साइकोसोशल। कितने चरण है दोस्तों? 8 चरण हैं। किसके सिद्धांत में? एरिक एरिक्सन के सिद्धांत में, जिसे हम उद्योग बनामहीनता दोस्तों तमाम नामों से जानते हैं। यस आई। और अगला स्किनर दोस्तों, जानते स्किनर को नहीं लेना है। पियाजे ने दोस्तों संवेगात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इस 2 व्यक्ति, इसी दोस्तों मैं हमेशा काम की बातें, यहां टाइम नहीं खाना है। इसमें दोस्तों इसने दिया है सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक, ओके आई, सामाजिक। मैं चाहता हूं दोस्तों इसको कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं चाहूंगा आप इसको बिल्कुल इंग्लिश में देखें। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, इसलिए इसको इंग्लिश में कहेंगे सोशियो कल्चरल, सोशियो कल्चरल थियरी ऑफ डेवलपमेंट गाइस। तो इसलिए यह सिद्धांत दोस्तों वाइगोस्की ने दिया है। कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा कि विकास समाज से होता है और हर प्रकार के विकास की एक ही जड़ है,
लोगों का एक दूसरे के नजदीक आना, बातचीत करना, सूचनाओं का आदान प्रदान होना। और दोस्तों मैंने आपको बोला था इसके लिए उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा रोल है वो सामाजिक अंतःक्रिया का है। दोस्तों आइए देखते हैं। तो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला आइए दोस्तों, बाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र। दोस्तों एक क्वेश्चन आ गया मजेदार कि हमारे बाइगोस्की के अनुसार जेडपीडी क्या है। दोस्तों बाइगोस्की के अनुसार जेडपीडी क्या है। दोस्तों ये इस क्वेश्चन का मतलब है। ऑप्शन आपको दिख ही रहे हैं तो मैं चाहूंगा दोस्तों, पढ़ाया हुआ है, मुझे अच्छा लगेगा जब आप इसका उत्तर बताएंगे। बाइगोस्की के अनुसार जेडपीडी क्या है? अध्यापक की सहायता की सीमा निर्धारित करने वाला क्षेत्र है। बालक जो कुछ स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो कुछ सहायता प्रदान करने पे कर सकता है उसके बीच का अंतर है। बालक की क्षमता का विकास करने के लिए प्रदान की गई सहायता की मात्रा और प्रकृति, वह जो कुछ बालक खुद कर सकता है जिसका मापन नहीं किया जा सकता है। दोस्तों और मैंने आपको खूब क्लियर बताया, कम से कम ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको 8-8, 10-10 बार पढ़ाए हैं। ऑनलाइन क्लास में भी दोस्तों मैं पूछता रहता हूं, जब आपका आंसर आता है हाँ सर आप समझ गए हैं, आगे चलिए दोस्तों, तभी मैं आगे बढ़ा हूं। तो आइए देखते हैं क्या है दोस्तों बाइगोस्की के अनुसार संभावित विकास का, समीपस्थ विकास का। दोस्तों इसके बहुत सारे नाम हैं। जोन, देखिएगा इसका जो मेरा ख्याल से दोस्तों इसका जो मेन जो इंग्लिश में इसका नाम होना चाहिए वो दोस्तों होना चाहिए नजदीकी, जो मतलब जिससे वो मिलता भी है। मुझे लगता है दोस्तों इसका सबसे सटीक नाम है नजदीकी विकास का क्षेत्र। दोस्तों सिंपल सी बात क्या है, बालक खुद से यहां तक पहुंच सकता है और मान लीजिए यहां उसका टारगेट है। दोस्तों मान लो पॉइंट ए तक बालक ने दोस्तों मान लीजिए 0 से शुरू किया, मान लीजिए यहां 0 है, 0 से बालक पॉइंट ए तक आया, यहां तक उसने कोई मदद नहीं की ली, उसे पॉइंट मान लीजिए बी तक पहुंचने का टारगेट बना रहा है, पर बालक मिस कर गया है, भूल गया है या नहीं जा पा रहा है। अगर थोड़ा सा वयस्क मदद दे दे तो बालक पॉइंट बी तक पहुंच जाए। दोस्तों तो देख रहे हैं दोस्तों, जहां बालक पहुंचा है, जहां उसे पहुंचना है, उन दोनों के बीच इतना क्षेत्र खाली है। दोस्तों तो यही कहलाता है क्या? जेडपीडी। दोस्तों क्या? बिना किसी सहायता के बालक द्वारा किया गया खुद का प्रयास, और अगर सहायता मिल जाए तो जहां बालक पहुंचा सकता है दोस्तों, अर्थात वयस्क द्वारा दी गई सहायता। मतलब दोस्तों आपको इसको यूं कह सकता हूं कि बालक का खुद का प्रयास और वयस्क की सहायता से किए जा सकने वाले प्रयास के बीच का जो खाली क्षेत्र है, जो एम्प्टी एरिया है दोस्तों, उसी को हम क्या बोलते हैं? जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दोस्तों द राइट आंसर इज दिस, बी फॉर बॉम्बे। दोस्तों तो आप समझ ही गए होंगे, इसका उत्तर है गाइस बी फॉर बॉम्बे। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। भाटिया बैटरी में कुल कितने टेस्ट हैं? दोस्तों आपको बताना है क्या कि भाटिया बैटरी जो आपकी चंद्रमोहन भाटिया, ये दोस्तों जो भाटिया बैटरी है इसमें कुल कितने टेस्ट हैं? दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों भाटिया बैटरी में कुल कितने टेस्ट हैं? दोस्तों मैंने आपको इसको पहले भी दोस्तों 2-3 बार बताया है और आपने इसको पढ़ा भी है गाइज, कई बार हमने इस पे डिस्कस किया है। तो एक बार चलेंगे गाइज, यूपी टीटी का ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश टीटी में क्वेश्चन आया। यद्यपि दोस्तों ये अजीब बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश टीटी के सिलेबस में बुद्धि और व्यक्तित्व को निकाल दिया गया है, पर क्वेश्चन जरूर पूछता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश टीटी की सबसे डेंजरस पॉइंट यह है कि बाकी राज्यों की टीटी कम से कम सिलेबस तो देते हैं, बिना सिलेबस के भी क्वेश्चन पूछता है। तो फिलहाल आइए दोस्तों एक बार हम लोग बात करते हैं, आइए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों 1955 में, आज मैं दोस्तों आपने देखा होगा मैं शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन पढ़ा रहा हूँ गाइज, और आज मैंने उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला पढ़ा रहा था दोस्तों, तो मुझे तभी याद आ गई चंद्रमोहन भाटिया साहब की। दोस्तों 1955 में उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला दोस्तों, जो कि इलाहाबाद में ही है, उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला में ही कार्यरत थे कौन? भाटिया साहब। कौन? भाटिया साहब। दोस्तों तो भाटिया साहब उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला के दोस्तों एक मुलाजिम थे, और यहां पे दोस्तों उन्होंने टेस्ट की रचना की। दोस्तों क्या? और दोस्तों इसमें उन्होंने कौन कौन से परीक्षण बनाए, मैं आपको हल्का सा बताना चाहूंगा। यस देखेंगे एक बार ऐसे हल्का इसका लाइन ऐसे खींच लेंगे दोस्तों। तो इन्होंने दोस्तों 1955 में यह परीक्षण बनाया, जिसमें 3 तो नकल मारा उन्होंने। क्या दोस्तों? कोहाज का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, देखेंगे कोहाज का ब्लॉक डिजाइन, देखेंगे दोस्तों, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, कोहाज का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, जिसमें ब्लॉक्स के सारे डिजाइन्स बनाई जाती हैं।
और दोस्तों अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट, बाकी 3 तो नकल मारा है दोस्तों उन्होंने। अलेक्जेंडर का पास एलोंग, सरका करके कोई चीज बनाना, पास एलोंग परीक्षण दोस्तों। अगला सैंग्विन का दोस्तों, सैंग्विन का चित्र निर्माण या चित्र पूर्ति परीक्षण। तो ये 3 तो उन्होंने नकल मारे थे। सिर्फ 2 परीक्षण ऐसे थे जो खुद भाटिया साहब ने बनाए थे, और उसमें दोस्तों एक का नाम था तत्कालिक स्मृति परीक्षण, चाहे तो मैं आप इसकी इंग्लिश भी लिख सकता हूं, तत्कालिक स्मृति परीक्षण, या दोस्तों इसे बोलते थे इमीडिएट मेमोरी टेस्ट। हाँ, मैं मेमोरी केवल लिख रहा हूं दोस्तों। लास्ट वाले का नाम क्या था? पैटर्न ड्राइंग परीक्षण दोस्तों, ड्राइंग परीक्षण दोस्तों। मैं आपको लास्ट वाले, जनरली क्या दोस्तों, कुछ ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स की सहायता से आपको आकृति बनानी होती है। तो यह दोस्तों उन्होंने नकल मारा था। अलेक्जेंडर का पास अलांग दोस्तों, जैसे पास का अर्थ होता है सरकाना, जैसे कोई कुछ खाना खा रहे हैं आप टेबल पे, आप बोलते हैं यार रोटी थोड़ा मुझे पास कर देना। पास मतलब सरका के देना, उठा के देना नहीं दोस्तों। इसमें एक बड़ा मजेदार टेस्ट होता है। आपके हथेली के नीचे एक चित्र के बिखरे टुकड़े हो सकते हैं, बिना हाथ को उठाए सिर्फ टुकड़ों को सरका करके आपको पूरा चित्र बनाना है दोस्तों, इसलिए इसको पास अलोंग कहते हैं। चित्र पूरा करना दोस्तों, सैंग्विन का चित्र निर्माण परीक्षण दोस्तों असली जन्मदाता हैं जिनके नाम आप देख रहे हो। तत्कालिक स्मृति परीक्षा दोस्तों आसान है। जैसे मैं कोई चीज जिस समय मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, कैमरे में देख रहा हूं, आप फटाक से मुझे कुछ दिखाओ और हटा दो, फिर आप पूछो कि नहीं भाई अभी आपने क्या देखा, तो क्योंकि तुरंत देखकर तुरंत, जैसे कोई संख्या दिखा देना, कोई अक्षर दिखा देना, कोई चित्र दिखा देना, क्योंकि दोस्तों तुरंत देखकर तुरंत बताना है, इसलिए इसको तत्कालिक स्मृति परीक्षण कहते हैं। और पैटर्न ड्राइंग दोस्तों, जैसे कोई भी चीज, जैसे दोस्तों एक चित्र बना है, मान लीजिए ऐसे ऐसे, इसी चित्र को देखकर दूसरा चित्र बनाना है, या बनाए गए दोस्तों कुत्ते का चित्र अधूरा बना है, ऐसे पैटर्न देखा होगा आपने निचली कक्षा में कला में, आपने देखा कुत्ते का चित्र यो डॉट डॉट से ऐसे बना होता है दोस्तों, पूरा का पूरा पैटर्न बना होता है और हमको उसी पैटर्न को मिलाना होता है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं? पैटर्न ड्राइंग परीक्षण। एक बार ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसके उच्चतम, इसमें दोस्तों बराबर क्वेश्चन आते हैं इसलिए देख लेंगे। इसके दोस्तों पूर्णांक, मतलब अगर आपने सारे सही बना दिए, इसका पूर्णांक दोस्तों कितने अंकों का है? 95 अंकों का है। सो द राइट आंसर इज गया। जब तो आप समझ गए होंगे इसका सही उत्तर दोस्तों, पूरी तरह से हम समझ गए। सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। इसमें 5 टेस्ट है, चाहे तो आप एक बार फोटोग्राफ ले सकते हैं, मैं उधर था। तो आगे चलते दोस्तों, यस इसको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? आज के क्वेश्चन, इसलिए दोस्तों मैं एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ आसान क्वेश्चन, कुछ मुश्किल क्वेश्चन दोस्तों। आइए, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत दोस्तों, जबरदस्त। आइए दोस्तों देखते हैं बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया है। आइए देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, साबुन, सोप, इसका भी साबुन और सोप दोस्तों। यस, शैम्पू, क्रीम, या दोस्तों और कोई, फिर से शैम्पू, क्रीम। बहुत मजा आएगा दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को देखने में। क्या दोस्तों, बुद्धि का प्रतिदर्श, या इसे दोस्तों हम सैंपलिंग, जैसे किसी चीज का सैंपल कहते नहीं दोस्तों, कभी कभी हम जाते हैं किसी चीज को हमको चखना होता है दोस्तों, या कोई चीज को हमको दोस्तों, जैसे कोई स्वादिष्ट चीज है हमको उसको चखना है, तो हम क्या बोलते हैं यार थोड़ा ठीक है टेस्ट कराओ, तो सैंपल हो गया दोस्तों। या कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले हम दोस्तों सैंपल, या जैसे फोन की डमी देखते हैं दोस्तों, सैंपल फोन हमें बेचने वाला दिखाता है दोस्तों। तो अब कहने का मतलब है गाइस कि जरा आप सोचिए कि अगर वो हमको सैमसंग का सैंपल दिखाए, क्या वो हमको नोकिया बेच सकता है? क्या दोस्तों हमको वो रेडमी दिखाए तो क्या हमको एप्पल का फोन बेच देता है? मतलब दोस्तों कहने का अर्थ क्या है, यह दोस्तों सिद्धांत बहुत ही झक्कास है जिसे थॉमसन ने दिया है। मैंने आपको क्लास में बहुत डीप पढ़ाया है दोस्तों, और मैंने आपको क्लास बताया क्या, यह सिद्धांत कहता है कि अगर हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर का साबुन यूज किया है तो इसका कोई लेना नहीं देना है किससे? प्रॉक्टर एंड गैम्बल से, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। ठीक यही बात बुद्धि के बारे में दोस्तों किसने कहा है? थॉमसन ने कहा क्या कि बुद्धि की सभी क्षमताएं अलग अलग है। जैसे
उन्होंने कहा दोस्तों, अब जैसे इसको प्रॉक्टर एंड गैम्बल का दोस्तों मैं मिटा कर लिखूं क्या, गणितीय क्षमता, जैसे बुद्धि में दोस्तों आपकी क्या है, गणितीय क्षमता का कोई लेना देना नहीं है शाब्दिक क्षमता से दोस्तों। उन्होंने कहा इसका भाषाई क्षमता से शाब्दिक क्षमता से कोई लेना देना नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। पर उसने कहा क्या कि इनके आंतरिक तत्वों में बराबरी पाई जाएगी। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था क्या, अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित। दोस्तों कह रहा क्या कि गणित का हिंदी से कोई लेना देना नहीं होगा शाब्दिक से, पर दोस्तों गणित का अंक गणित आपसी तत्वों में, आंतरिक तत्वों में। दोस्तों कहने का अर्थ क्या है कि हिंदुस्तान के लीवर के जो साबुन में गुणवत्ता पाई गई, आप उसके शैंपू और क्रीम में उम्मीद करोगे क्योंकि वो एक ही कंपनी के प्रोडक्ट है, ये एक ही कंपनी के आंतरिक अंग है दोस्तों। उसी तरह से शाब्दिक दोस्तों, शब्द में, साहित्यिक में क्या होगा, चाहे आप कहानी लिखो, चाहे आप उपन्यास लिखो, चाहे आप नाटक लिखो, पर सब में कोई तो समानता होगी। भाई कहानी को बड़ा कर दोगे उपन्यास बन जाएगा, उपन्यास में कैरेक्टर डाल दोगे नाटक बन जाएगा। दोस्तों कहने का अर्थ क्या है कि बुद्धि का प्रत्येक क्षमता अलग अलग है, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है, पर इनके आंतरिक तत्वों में समानता जरूर पाई जाएगी, क्योंकि ये एक ही है दोस्तों। एक सैंपल है सैंपल 1 और ये है सैंपल 2, मतलब इनका आपस में कोई संबंध नहीं, पर इनके आंतरिक तत्वों में समानता पाई जाएगी। यह दोस्तों किसने कहा है, यह कहा है थॉमसन साहब ने। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। और अब चलेंगे दोस्तों, गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन। वुंट ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित की दोस्तों? आइए, विल्हेम वुंट ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, पहली प्रयोगशाला कब स्थापित की दोस्तों? 1890 में, 1889 में, 1896 ईस्वी में, 1879 में दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत आता है, वैसे है कुछ भी नहीं गाइज, इसमें है कुछ भी नहीं, पर पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन आता है गाइज। बस एक होता है ना, कोई चीज आती है तो आती है, बस क्या करेंगे दोस्तों, आती है बस, और क्या। आइए हम सभी जानते हैं दोस्तों 1800, आइए 1800, देखिए गाइज वुंट का एक बार हल्का सा ग्राफ देखते हैं दोस्तों। वुंट, उत्तर दोस्तों आप समझ गए हैं, तो मैं उत्तर देखिए गाइज, वुंट का एक कुंडली देखते हैं दोस्तों। वुंट की एक बार कुंडली देखते हैं। वुंट है दोस्तों जनक किसके, संरचनावाद के जनक दोस्तों। समझते हैं किन किन चीजों के जनक हैं। पहला, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के भी जनक हैं दोस्तों। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, चेतना मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु, का केंद्र बिंदु, अंतःदर्शन विधि के जनक। हर पॉइंट आप एक साथ ऐसे ऐसे पॉइंट इकट्ठा कर सकते हो दोस्तों। और अगला नेक्स्ट, 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली दोस्तों। तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों, इसमें जाने का कोई मतलब ही नहीं है, पहली प्रयोगशाला खोली मनोविज्ञान की दोस्तों। ये चीज है जैसे संरचनावाद दोस्तों, उन्होंने क्या कहा कि हमारे हर अनुभव का आधार हमारी चेतना है, चेतना पे फोकस किया। और उसने दोस्तों क्या कहा हमारी चेतना की एक संरचना है, चेतना का एक स्ट्रक्चर है जिसके 3 अंग हैं दोस्तों, संवेदना, भाव, प्रतिमा। तो कब उन्होंने कहा क्या कि हमारे चेतना की संरचना है, इसलिए सिद्धांत का नाम क्या पड़ा दोस्तों, संरचनावाद। उन्होंने दोस्तों अपनी प्रयोगशाला में चेतना पर प्रयोग किए, इसलिए यह प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक बन गए दोस्तों। और यही नहीं, प्रयोगात्मक विधि का जनक भी माना जाता है दोस्तों किसको, वुंट को। प्रयोगात्मक विधि के जनक भी हैं दोस्तों कौन, वुंट। बहुत सारे नाम है गाइज। और जैसे आप देख सकते हैं, अगला चेतना मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अंतःदर्शन दोस्तों। जैसे आप इस मार्कर को देख सकते हो, यह वही दर्शन है दोस्तों। ये आपको बाहर से, मैं रहूं या ना रहूं, पर मार्कर दिखेगा। पर दोस्तों क्या आप मेरी चेतना को देख सकते हैं? नहीं, अपनी चेतना को भी नहीं देख सकते। आप अपनी चेतना को महसूस कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों यह मूर्त न होने के कारण अंतःदर्शन विधि कहलाई। और बाकी ये तो दोस्तों आप जानते ही हैं। कुल मिला के सारी बात का सारांश है कि आपको जितना भी डेटा आप रट्टा मार सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि डेटा रट्टा मार लेना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा दोस्तों। तो बताएं गाइज कैसा रहा दोस्तों। फैक्ट ले रहा हूं, थोड़ा रट्टा मरवाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताएंगे आज की क्लास दोस्तों ओवरऑल कैसी रही। और दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले सभी क्लासेज में
हम लोग दोस्तों थोड़ा फैक्चुअल, थोड़ा फैक्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। जितने ज्यादा हम लोग फैक्ट कवर कर पाएंगे उतना ही दोस्तों हमको आराम रहेगा। सिर्फ मैं चाहता हूँ दोस्तों सिर्फ रट्टा मारिए, छोटे मोटे ऐसे वन लाइनर नोट्स बनाते रहिए दोस्तों। मैंने कल भी बोला था, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कोई इसे क्रॉस कर जाए, और इनफैक्ट सही बात यही है, वो इसे कभी क्रॉस नहीं कर पाया है। पर आपको बस सिर्फ ये है कि फॉर्म दोस्तों जैसे आप पढ़ते रहिए, रोज टच में रहिए दोस्तों। मैं नहीं कहता हूं आप इसे रट्टा मारिए, रोज रेगुलर बेस पे आइए, सिर्फ प्रैक्टिस करिए मेरे साथ दोस्तों। सिर्फ प्रैक्टिस करना ही बहुत कुछ दे जाता है गाइज। गाइज एक चीज जान लीजिए, धू धू करके, मैं दोस्तों मैंने बोला ना एकाएक जलने से बेहतर आप धू धू करके दोस्तों रेगुलरिटी लाइए। सफलता दोस्तों एक दिन अटैक करके पढ़ने से फिर बीमार हो जाने से नहीं मिलती। सफलता दोस्तों नियमितता से मिलती है, रेगुलरिटी से मिलती है। तो नियमितता और रेगुलरिटी का पालन करिए मेरे दोस्त, और पढ़ते रहिएगा। चलिए मेरे बाद दोस्तों आदरणीय आशीष सर आएंगे। चलिए एंजॉय करते रहिए दोस्तों, कीप ऑन वॉचिंग चंद्रा इंस्टीट्यूट। देखते रहिए दोस्तों, आशीष सर आज हैं तो जरूर आएंगे दोस्तों, आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए, जस्ट आफ्टर मी इज गोइंग टू कम, टिल देन आई से गुड बाय टू गाइस दोस्तों। और हाँ, प्रवीण सर की क्लास भी दोस्तों अपने यूजुअल टाइम पे होगी। तो कल तक के लिए दोस्तों मैं इजाजत देता हूं, और दोस्तों इस वादे के साथ कि आशीष सर और दोस्तों प्रवीण सर भी आपको जरूर दोस्तों आपके साथ आएंगे, बातचीत करेंगे और आपको सिखाएंगे। टिल देन से गुड बाय टू गाइस, थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू।